दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से 6 तरह की प्रजातियों की मछलियों का एक साथ पालन करके कम एफर्ट, कम लागत, कम खर्चे, कम परेशानियों के साथ आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। क्यों इन 6 तरह की मछलियों का एक साथ पालन करना चाहिए और वो कौन सी 6 मछलियां हैं जिनका आपको एक साथ पालन करना चाहिए, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और आपको कंप्लीट पूरा सिनेरियो समझाऊंगा कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि इन 6 तरह की मछलियों का एक साथ पालन करें और कोशिश करें कि इन 6 में से किसी एक अकेली प्रजाति का अकेला पालन ना करें। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 6 प्रजातियां कौन सी हैं। उन 6 प्रजातियों में से पहली मछली है कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। दोस्तों, जो कतला, रोहू, मृगल हैं, इन्हें इंडियन मेजर कार्प यानी देसी सफ़र मछलियां कहा जाता है। ये हमारे देश की ही मछलियां हैं जिनका ओरिजिन यानी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है। लेकिन बची हुई 3 मछलियां जो अलग से मछलियां हैं, ये हमारे देश की ओरिजिन नहीं है, ये बाहर की मछलियां, ये एक्सोटिक कार्प हैं। इनमें आती हैं सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि इन मछलियों को आपको एक साथ पालन करना चाहिए, इस चीज़ को समझने के लिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसे जानने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखिए, एक बाग था। उस बाग में 3 तरह के पौधे लगे हुए थे। एक तरह के पेड़ थे सेब, एप्पल के पेड़, दूसरे तरफ के पेड़ थे अमरूद के पेड़ और तीसरे थे नारियल के पेड़। अब उस बाग में एक लड़का रहने के लिए आ जाता है जो केवल एप्पल खाना पसंद करता है, वो बाकी कुछ खाता नहीं है, केवल सेब फल खाता है। तो उस बाग में जितने सेब फल थे उनको वो खाना शुरू कर देता है। अब वहाँ पे एक और लड़का आता है, तो वो उस बाग में रहना चाहता है और वहाँ के जो फल हैं उन्हें खाना चाहता है, लेकिन वो सेब फल ही खाता है। तो वो जो पहले से लड़का होता है वो उसे भगा देता है मारकर, उससे लड़ भिड़ कर, क्योंकि सेब दोनों खा रहे होते हैं। इसके बाद एक और लड़का आता है जो कहता है सेब खाने वाले लड़के से कि मुझे इस बाग में रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे सेबों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो खाता हूं, तो अमरूद खाता हूं। तो अमरूद, वो लड़का जो पहले से रह रहा था, जो सेब खा रहा था, उसे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अमरूद के पेड़ों को तो वो देखता भी नहीं था। उसके लिए तो ये कचरा था, क्योंकि ना वो उसे खाता था और ना उसके वो कोई काम के थे। लेकिन जो एक नया लड़का आया था उसे अमरूद खाने पसंद थे, इसलिए वो अमरूद खाता था, सेब तो वो खाता भी नहीं था। फिर एक और लड़का आता है। तो अब यहाँ पे दोनों लड़कों की समस्या ये है कि ये नारियल खा सकते हैं, क्योंकि तीसरा पेड़ नारियल का था, लेकिन नारियल बहुत ऊंचाई में लगे होते हैं और ये दोनों उतनी ऊंचाई में चढ़ नहीं पाते हैं। तो एक तीसरा लड़का आता है और वो कहता है कि भाई, मैं आपके इस बाग में रह लूँ, मुझे आपके ना अमरूद से मतलब है ना सेब से मतलब है, मैं तो केवल नारियल खाता हूँ, पेड़ में चढ़ना भी महारत है, तो मैं पेड़ में ऊपर जाके बैठ जाऊँगा, नीचे उतरूँगा भी नहीं, ऊपर बैठे बैठे ही नारियल खाता रहा करूँगा। तो दोनों लड़के सोचते हैं जो पहले से रह रहे थे कि भाई, मैं तो अमरूद खाता हूँ, ये सेब खाता है, तो हमको कोई समस्या नहीं है, नारियल तो वैसे भी हमारे कोई काम आते ही नहीं थे। और वो तीसरा लड़का भी बाग में रहने लगता है। अब ये तीनों जब फल खाते हैं अपने अपने, तो इसका कुछ कचरा जमीन में फेंक देते हैं। अब चौथा लड़का आता है, वो कहता है कि हमको ना आपके अमरूद से मतलब है, ना सेब से मतलब है, ना नारियल से मतलब है, जो आप ये कचरा फेंकते हो ना नीचे, हमको केवल इससे मतलब, हमको केवल ये चाहिए और इसलिए हमको बाग में आने दो, बाग में रहने दो। तो वो तीनों कहते हैं अच्छा ही है, कम से कम हमारे बाग की सफाई होती रहेगी, वरना हम ही को साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहानी का मोरल ये है कि एक बाग है, यदि वहाँ पे हम 4 ऐसे लड़कों को रख देते जो केवल सेब खा रहे होते, तो अमरूद वेस्ट चले जाते, नारियल वेस्ट चला जाता, सफाई का खर्चा अलग से आता और वो चारों लड़के चूंकि एक ही तरह की चीज़ खा रहे होते, वो आपस में लड़ना शुरू करते। तो हमने ये देखा कि उस बाग में कितनी तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं और उन तरह की चीज़ों को खाने के लिए किस तरह के गुण उपलब्ध होने चाहिए। और हमने अलग अलग तरह के 4 लड़कों को बाग के अंदर भेज दिया, तो बाग के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी, जो चीज़ें उपलब्ध थी, उन सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से उपयोग होने लगा और कोई किसी से आपस में लड़ भी नहीं रहा था। वो चारों खुश थे वहाँ पर रहकर और एक दूसरे की प्रेजेंस किसी को इफेक्ट नहीं कर रही थी। यही होता है तालाब के अंदर भी। देखिए, मैं कहता हूँ कि यदि आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो एक तालाब बनाइए जिसमें कम से कम 6 फीट पानी होना चाहिए। तो यदि आप 6 फीट पानी को देखें तो ऊपर का 2 फीट एक भाग होता है, बीच का 2 फीट दूसरा भाग होगा और नीचे का 2 फीट तीसरा भाग होगा।
तो यहाँ पे जो कतला, रोहू और मृगल मछलियां होती हैं, कतला सबसे ऊपर वाले भाग में रहती है, बीच वाले भाग में यहाँ पे रोहू रहती है और सबसे नीचे वाले भाग में मृगल रहती है। ये तीनों अलग अलग जल क्षेत्र में रहती हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे से कभी टकराती नहीं हैं और ना ही तीनों को एक ही तालाब में रहने से कोई समस्या होती है। अगर आप सोचिए कि कतला कतला ही हम पूरे तालाब में भर देते तो पूरी ही मछलियां ऊपर वाले सरफेस में रहती और वो आपस में लड़ती, लेकिन नीचे के जो 4 फीट पानी बचता उसमें वो वेस्ट चला जाता। तो कतला ऊपर रहती है और ऊपर जो चीज़ें खाने के लिए उपलब्ध रहती हैं केवल उनको खाती है, नीचे वाले भाग में जाकर वो फीडिंग नहीं करती है। जो रोहू होगी वो बीच वाले भाग में रहेगी और बीच वाले भाग में ही जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनको खाएगी, ना वो ऊपर जाती है वरना नीचे जाती है। और मृगल बॉटम में रहती है, नीचे रहती है और जो नीचे चीज़ें अवेलेबल रहती हैं केवल उनको खाती है। तो इसका मतलब है कि तालाब में जो चीज़ें उपलब्ध थी खाने के लिए उन सब का यूज होने लगा और वो आपस में लड़ भी नहीं रही थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि कतला तो ऊपर रहती है, रोहू बीच में रहती है, मृगल नीचे रहती है, लेकिन जो इन पानी के 3 क्षेत्रों में भोजन खाने योग्य चीज़ें होती हैं, कतला वो सारी चीज़ें नहीं खाती है। तो वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कतला छोड़ रही है, जो कतला नहीं खा रही है। तो उन्हें एक पूरी लिस्ट मिली, इस तरह के प्लैंकटन है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कतला छोड़ रही है। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस ऊपर वाले बॉटम का जो सबसे सरफेस वाला ऊपर का जो 2 फीट पानी का एरिया है वहाँ पे क्यों ना कोई एक ऐसी मछली छोड़ दी जाए जो बचे हुए, जो कतला से बची हुई चीज़ें होती जिन्हें कतला छोड़ देती खाने के लिए, वो उनको खाने में इंटरेस्टेड हो और उनको खाए। तो कतला को भी कोई समस्या नहीं होगी और जो तालाब में अतिरिक्त एनर्जी के स्रोत, जो फीड है एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है, तो उनका भी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने जब पूरा एनालिसिस किया तो 3 और प्रजातियों के बारे में उन्हें पता चला, जिसमें से एक थी सिल्वर कार्प जो पानी के ऊपर के 2 फीट में रहती है। उसके बाद उनको मिली ग्रॉस कार्प जो बीच वाले कॉलम में रहती है, कॉलम वाले पानी के बीच का जो 2 फीट रहता है उसमें अक्सर पाई जाती है। और उनको मिली कॉमन कार्प, ग्रास कार्प बीच में और कॉमन कार्प जो सबसे नीचे रहती है। अब ये जो 6 मछलियां हैं इनमें से हर 2 मछलियां, 2 प्रजातियां एक ही वाटर के कह सकते हैं पार्ट में रहती हैं, या फिर कुछ दो मछलियां सरफेस में पाई गई, 2 मछलियां कॉलम में पाई गई, 2 मछलियां बॉटम में पाई गई। लेकिन इनकी चूंकि फीडिंग हैबिट अलग अलग थी इसलिए पूरे पानी का जो सरफेस एरिया था और साथ ही उसके अंदर जो भी जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन या जो फीडेबल चीज़ें उपलब्ध थी उनका भी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा प्रजातियों का हम एक साथ संचय कर पाते हैं और वो प्रजातियां आपस में लड़ती भी नहीं हैं, जिसके कारण मोर्टिलिटी भी कम हो जाती है। साथ ही आर्टिफिशियल फीडिंग भी कम देनी पड़ती है, क्योंकि स्पेसिफिक जो फूडिंग चैन होती है उसमें केवल एक ही मछली राज करती है, दूसरी मछली इंटरेक्ट करती नहीं है, तो उसको उतनी पर्याप्त मात्रा में फीड भी नेचुरल तौर पर तालाब को मिल जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि इस जो 6 मछलियां हैं जिसमें ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और कतला, रोहू और मृगल को एक साथ ही तालाब में पालना चाहिए एक निश्चित अनुपात में। अब यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि कॉलम में बीच के जो पानी के 2 फीट होता है वहाँ पे पाई जाएगी रोहू और ग्रास कार्प। रोहू बेसिकली जो रहती है वो जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन दोनों को खा लेती है, लेकिन वो जू प्लैंकटन को ज़्यादा खाती है। लेकिन वहीं ग्रास कार्प शुद्ध रूप से शाकाहारी मछली है, वो उसको जंगली भैंस भी कहा जाता है, तो वो शुद्ध रूप से शाकाहारी मछली है। ऐसे में कुछ जो बड़े हो चुके पौधे होते हैं या कुछ ऐसे बड़े आकार के प्लैंकटन्स होते हैं जिनको रोहू नहीं खाती है, उनको ग्रास कार्प खा लेती है। तो ये आपस में एक ही वाटर सरफेस के एक ही क्षेत्र में रहती हैं पानी के और आपस में इनका टकराव भी नहीं होता है। इसीलिए यदि आप कम लागत में ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, इफेक्टिव मछली पालन करना चाहते हैं, तो साइंटिफिक रीजन क्या है किसी भी चीज़ के, कि किसी ने बोला कि आप कतला पालो, क्योंकि जो बेसिकली मैं देखता हूँ बहुत सारे जैसे किसान मिलते हैं वो कहते हैं कि हमने मछली पालन किया और हमारी लागत बहुत ज़्यादा लग गई, प्रॉफिट हमको मिला नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले भाई हम कतला पाले थे और पूरी कतला पाल लिए थे। तो यदि आप पूरी कतला पालेंगे तो समझ सकते हैं कि नीचे के जो पार्ट्स हैं वो तो यूटिलाइज हो नहीं पाएंगे और साथ ही कतला एक ही सरफेस में रहेगी और आपस में लड़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जब साइंटिफिक रिसर्च होती है तो एक प्रॉपर सिनेरियो बनाया जाता है कि किस मछली का किस अमाउंट में और किस लिए हमको पालन करना है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि 6 प्रजातियों का पालन करना किस तरीके से लाभप्रद है, हमको क्यों इन 6 प्रजातियों का पालन करना चाहिए और वो कौन सी 6 प्रजातियां हैं जिनका हमको एक साथ पालन करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों दी गई जानकारी आपके लिए काम की रही साबित हुई होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और थोड़ा माइंड में क्लियर हुआ होगा कि मछली पालन में एक्चुअली में हमको सोचना कैसे है। हम सोचते हैं, दूसरे जो हमको कुछ बता देते हैं हम वो करना शुरू कर देते हैं। एवरीथिंग हैव इट्स ओन रीजन। आप जीवन में जो भी करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है और हर समस्या का भी एक कारण होता है। तो जब हम कारण को पकड़ते हैं तो निराकरण हमको मिल जाता है, जो बहुत ही सस्ता भी होता है कई बार। तो ये एक ऐसा ही सस्ता उपाय है। तो उम्मीद है दी गई जानकारी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबाकर साथ ही बेल का आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप मछली पालन को इसी तरीके से डिटेल में समझना चाहते हैं, थोड़ा साइंटिफिक वे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप नए हैं फिश फार्मिंग में तो आप बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े स्तर पर मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारा 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 0 to 1 की कीमत 4,999 रुपये है, लेकिन अभी वो आपको डिस्काउंट प्राइस में 30 जून तक 2,999 रुपये में। वहीं जो बेसिक A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स है वो 1,299 रुपये का कोर्स केवल 699 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन कोर्स मैं आपको बता दूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इसे ज्वाइन कर सीख सकते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है, जाइए और ज्वाइन करिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर संपर्क करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि आप इसे किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।